हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। सोचिए, एक ऐसी मीटिंग जो बुरी तरह फेल हो गई, लेकिन उसी फेलियर ने भारत की आजादी का रास्ता बना दिया। है ना अजीब बात? आज हम पहले गोलमेज सम्मेलन की इसी दिलचस्प कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे इसकी नाकामी ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि ये गोलमेज सम्मेलन आखिर था क्या। फिर हम उस समय के माहौल को समझेंगे, देखेंगे कि लंदन में कौन कौन पहुंचा और सबसे जरूरी कौन नहीं पहुंचा, और आखिर में हम ये जानेंगे कि बैठक फेल क्यों हुई और कैसे उस फेलियर में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी छिपी हुई थी। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये सम्मेलन आखिर था क्या? इसे समझिए लंदन में हुई एक बहुत बड़ी बैठक के तौर पर, एक ऐसा ऐतिहासिक पल जहां ब्रिटिश और भारतीय नेता एक साथ बैठकर भारत के भविष्य का एक नया नक्शा बनाने वाले थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में चला। लेकिन तारीखों से ज्यादा जरूरी बात पता है क्या थी? वो थी इसका सिंबलिज्म। सोचकर देखिए, यह पहली बार हो रहा था जब भारतीयों को अपने ब्रिटिश शासकों के साथ सैद्धांतिक तौर पर एक ही टेबल पर बराबरी से बिठाया जा रहा था, अपने ही देश के भविष्य पर बात करने के लिए। यह उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बैठकें यूं ही नहीं हो जाती, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। तो ये समझने के लिए कि सब लोग लंदन के उस कमरे में क्यों इकट्ठा हुए थे, हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, 1920 के दशक के उस भारत में जहां माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म था। ये टाइमलाइन असल में एक प्रेशर कुकर की कहानी है। देखिए, 1927 में साइमन कमीशन आता है, सारे अंग्रेज, और वो तय करेंगे भारत का भविष्य। जाहिर है पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। इसके जवाब में हमारे नेताओं ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई और 1930 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ बस प्रेशर कुकर फटने को तैयार था। अंग्रेजों पर इतना दबाव था कि उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता। और ये नारा साइमन गो बैक, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त पूरे देश की आवाज बन गया था। आप सोचिए तो सही, ये कितनी बड़ी बात थी। भारत का भविष्य तय होगा और उसमें एक भी भारतीय नहीं। इसे शाही घमंड की निशानी माना गया और इसने पूरे देश को विरोध में एक साथ खड़ा कर दिया। तो ठीक है, वो मंच सज चुका है लंदन में। अब देखते हैं कि कमरे में कौन कौन था और उनकी मांगे क्या थी। तो टेबल पर कौन कौन था? भाई, अंग्रेज तो थे ही अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, पर भारतीय पक्ष बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ रजवाड़ों के महाराजा थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, और एक बहुत ही जरूरी आवाज, दलितों के हक के लिए लड़ने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर। मतलब भारत के अलग अलग तबकों को दिखाने की एक कोशिश तो की गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी आवाज गायब थी। ये टेबल बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि भले ही ये सब भारतीय थे, लेकिन इनकी सोच एक नहीं थी। मतलब सब अपने अपने हितों की बात कर रहे थे। राजा महाराजा चाहते थे कि उनकी सत्ता बनी रहे। मुस्लिम लीग और डॉक्टर अम्बेडकर अपने अपने समुदायों के लिए राजनीतिक सुरक्षा चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी आवाज दब ना जाए। और कुछ उदारवादी नेता एक बीच का रास्ता ढूंढ रहे थे। असल में यह भारत के भविष्य की चुनौतियों का एक छोटा सा ट्रेलर था। अब इन सब अलग अलग आवाजों के बीच एक ऐसी आवाज थी जो वहां थी ही नहीं, और उसकी गैर मौजूदगी ही इस पूरी कॉन्फ्रेंस की कहानी बन गई। और यही है सबसे बड़ा सवाल, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां थी? ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये वो ताकत थी जो आजादी के आंदोलन को चला रही थी। करोड़ों लोगों की उम्मीद थी। उनका ना होना कोई छोटी बात नहीं थी, ये तो हेडलाइन थी। जवाब एक शब्द में, बॉयकॉट। सोचिए, जिस वक्त लंदन में ये बैठक हो रही थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी समेत जेल में थे। क्यों? क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। वो उस सिस्टम का ही विरोध कर रहे थे जिसे ये कॉन्फ्रेंस ठीक करने का दिखावा कर रही थी। तो वो वहां कैसे हो सकते थे? कांग्रेस की नजर में ये पूरी बातचीत एक धोखा थी, एक बेईमानी चर्चा। उनका कहना था कि जब आप हमें पूरी आजादी देने की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर नए संविधान की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने का क्या मतलब? ये तो ऐसा हुआ कि घर खरीदने की इजाजत नहीं है, पर आप पर्दों के रंग पर बहस कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के बिना ये कॉन्फ्रेंस फेल होनी ही थी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इस फेलियर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो फेलियर तो पक्का था। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी है नहीं तो कोई भी फैसला मानेगा कौन? जो भारतीय नेता गए थे वो खुद आपस में बटे हुए थे, और ऊपर से भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसका प्रेशर अलग। मतलब बात बनने का तो कोई चांस ही नहीं था। और यही कहानी पलट जाती है। इस कॉन्फ्रेंस का फेल होना अंग्रेजों के लिए एक वेकअप कॉल था। उन्हें समझ आ गया कि कांग्रेस को नजरअंदाज करके बात नहीं बनेगी। इसी फेलियर ने उन्हें मजबूर किया कि वो सीधे अपने सबसे बड़े विरोधी से बात करें, और इसी के बाद हुआ ऐतिहासिक गांधी-इरविन पैक्ट। सोचिए, वायसरॉय ने गांधी जी से बराबरी पर बात की और कांग्रेस अगली कॉन्फ्रेंस में आने को तैयार हो गई। मतलब पहले सम्मेलन की असफलता ने असल में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत बना दिया। तो चलिए अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, समझते हैं कि इस असफल बैठक का हमारे इतिहास में इतना बड़ा महत्व क्यों है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है? देखिए, इस फेलियर से 3 बड़ी चीजें निकली। पहली, एक फेडरल भारत का आइडिया जहां रजवाड़े और ब्रिटिश प्रांत एक साथ हों, पहली बार इसे गंभीरता से लिया गया। दूसरी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने यह पक्का कर दिया कि दलितों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये चर्चाएं भले ही फेल हो गईं, पर इन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नींव रखी, जो आगे चलकर हमारे आज के संविधान का आधार बना। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। भले ही ये कॉन्फ्रेंस अपने मकसद में तुरंत कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने भारत की आज़ादी और संविधान बनाने की दिशा में पहला कूटनीतिक दरवाज़ा ज़रूर खोल दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई बातचीत सच में फेल हो सकती है अगर वो सभी पक्षों को एक ऐसी सच्चाई मानने पर मजबूर कर दे जिसे टाला नहीं जा सकता? पहले गोल में सम्मेलन ने साबित कर दिया कि इसका जवाब है नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ, ये सच है। लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत को एक अटल हकीकत से रूबरू करा दिया कि भारत का भविष्य अब लंदन में नहीं लिखा जाएगा, उसे भारत में भारतीयों के हाथों ही लिखा जाएगा। और एक असफलता से जन्मी यह समझ अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी।